orbital and d orbital and f orbital. What are the shapes of these orbitals? यस मैम। कुछ डिस्कशन किया था हम लोगों ने क्या शेप के लिए? नहीं किया था। हाँ, तो अभी मुझे कोई बताएगा कि जो शेप्स होती है, हम लोग वापस बोर्ड पे ही चलते हैं, तो यहाँ पर डिस्कस करते हैं। We have discussed about the subshells. Subshells कौन-कौन से? s orbital and the p orbitals. बच्चों बोर्ड ठीक से क्लियर है ना? s ऑर्बिटल का बच्चों शेप क्या होता है? राउंड मैम। स्फेरिकल। स्फेरिकल। आपको क्या बोलते हैं? राउंड नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? स्फेरिकल बोलते हैं। स्फेरिकल मीन्स स्फीयर। और this is a spherical and for the p orbital डम्बल। this is dumbbell shape। डम्बल किसे कहते हैं? जब हम एक्सरसाइज नहीं करते डम्बल से ऐसे करते, दैट इज डम्बल ना, जिसमें दो ऐसे बने होते हैं, तो दिस इज डम्बल शेप। और डी इज द डबल डम्बल एंड एफ कैसा होता है? इट्स अ कॉम्प्लिकेटेड शेप, so we can't draw on the board. So we are discussing only about the s, p and the d orbital. अच्छा, इन सब में क्या होता है हमें पता है कि एटम के अंदर क्या है? न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बाहर ऑर्बिट्स या शेल्स, एंड इनसाइड द शेल्स देयर आर सबशेल्स और यू कैन से दीज ऑर्बिटल्स, है ना? एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, द डी ऑर्बिटल, ये पता है आप लोगों को, है ना? अच्छा, एस ऑर्बिटल कितना होता है? 1 ही होते हैं। पी ऑर्बिटल कितने होते हैं? 3 होते हैं। ये 5 होते हैं और ये 7 होते हैं, ये भी पता है आप लोगों को, है ना? ये 3 का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? ये तो 1 है, समझ में आता है। ये 3 का मतलब क्या हो गया? ये 3 कैसे होंगे? नंबर ऑफ सबशेल्स। ये 3 ऑर्बिटल्स होंगे, एक पी एक्स, पी वाई, पी जेड। वॉट इज पी एक्स, पी वाई, पी जेड? मतलब अगर एक्स एक्सिस पे है तो एक्स पी एक्स बोलते हैं, वाई एक्सिस पे है तो पी वाई बोलते हैं, और जेड एक्सिस है तो पी जेड बोलते हैं। कितने हो गए टोटल? 3 हो गए, पी एक्स, पी वाई, पी जेड, है ना? अब उनका स्ट्रक्चर ये कैसे अरेंज कैसे होते मालूम है? ये ऐसे अरेंज होते हैं, कुछ कुछ तरीके से, कुछ डिफरेंट वे में अरेंज होते हैं ये पी ऑर्बिटल्स। कैसे कैसे अरेंज होते हैं? आपस में कैसे अटैच होते हैं? साइड वाइज ओवरलैपिंग मैम। No, I'm not asking about the sigma or the pi bond. I'm only asking कि how they are arranged. ये कैसे arranged हैं? Px, Py, मैम Pz. परपेंडिकुलर टू ईच अदर। वेरी गुड, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। मतलब कि अगर सपोज करो ये मेरी जो वाली फिंगर है, मैंने माना एक्स एक्सिस है, तो यहाँ पर जो पी का लोब है दैट इज पी एक्स, ये पी वाई और ये पी जेड, ठीक है? मैं 3 पेन्स भी लाती हूँ जस्ट मिनट। ये सपोज करिए, ये आपको एक्सेस दिख रही है ना? सपोज करो ये पी एक्स है, ठीक है? ये यहाँ पर जो लोब है ऐसे करके दिस इज पी एक्स, ये हो गया हमारा पी वाई, दूसरा पेन जो है पी वाई हो गया ऐसे करके, ठीक है? पी जेड कहाँ हो गया? ये ऐसे। तो ये ऑल 3 पेन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर इन अ सेम वे, पी एक्स, पी वाई एंड पी जेड आर अटैच्ड टुगेदर, है ना? और you can't identify which one is px and which one is py and which one is pz, क्योंकि इसमें से तीनों ही कैसे होते हैं बच्चों? सेम शेप और सेम एनर्जी के होते हैं, तो यू कांट आइडेंटिफाई कि भाई कौन सा क्या है। बस ये हमें को जब पढ़ते समय मान के चलना पड़ेगा कि एक को हमें फिक्स करना पड़ेगा कि इसको मान लें कि पी एक्स है, ये पी वाई है, पी जेड है। या दूसरा तरीका क्या होता है? जब भी एक बात ध्यान रखेंगे, अभी हम सिग्मा पाई बॉन्ड में पढ़ेंगे, जब भी जो एक्सिस सिग्मा बॉन्ड बनाती है उसको बोलते हैं हम लोग मॉलिक्यूलर एक्सिस, उसको बोलते हैं हम लोग मॉलिक्यूलर एक्सिस। तो ये सपोज करो अगर ये वाली एक्सिस सिग्मा बॉन्ड बनाएगी, इसको बोलेंगे हम लोग मॉलिक्यूलर एक्सिस।
तो मगर हम किसी को भी पी एक्स, पी वाई, पी जेड किसी को भी हम मान सकते हैं। मॉलिक्यूलर एक्सिस के बारे में हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। इतनी बात समझ में आई कि पी कैसे ऑर्बिटल अरेंज है आपस में, दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, बात समझ में आ गई। इसको हम कैसे बनाएंगे, वो बनाना है तो ये हमने बनाया एक्स एक्सिस पर है, तो सपोज करो ये पी एक्स है। अब किसी को भी हम एक्स मान सकते हैं, किसी को भी वाई, किसी को जेड, इससे कोई हमें मतलब नहीं। ठीक है, अब यहाँ पर एक्स एक्सिस को हमने मान लिया ये वाई है। ठीक है, तो ये क्या हो गया पी वाई। पी जेड कहाँ जाएगा, ये ऐसे 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 का मतलब क्या हो गया, ये आधा क्या है बोर्ड के बाहर है और आधा बोर्ड के पीछे, इस तरीके से। तो ये जो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर हो गया ना, तो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर को हम ऐसे तो बोर्ड पे बना नहीं पाएंगे, तो हम ऐसे बना करके दिखा देते हैं। ये मान लेते हैं कि ये जेड एक्सिस है। ठीक, समझ में आ गया, पी एक्स, पी वाई और ये पी जेड। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट? समझ में आई बात कि कैसे पी एक्स, पी वाई, पी जेड आपस में अटैच्ड हैं? कोई डाउट तो नहीं है अभी? ओके। फिर डी ऑर्बिटल होता है, तो डी ऑर्बिटल भी क्या होते हैं, डी 5 होते हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर। उसके बारे में हम लोग डिस्कस नहीं कर रहे, हम लोग सिर्फ एस और पी के बारे में डिस्कस करें, जो भी हमें जरूरी हमें काम पड़ेगा इसका। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो ये देयर आर 3 पी ऑर्बिटल्स, पी एक्स, पी वाई, पी जेड। और ऐसे ही यहाँ पर ये 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, एक ये होता है, फिर दूसरा, तीसरा, ऐसे ढेर सारे 5 होते हैं। ठीक है, इज इट क्लियर? अच्छा, अब मुझे एक चीज ये बताओ, एक चीज मुझे ये बताओ कि ये जो हम लोग जब बनाते हैं ना ऑर्बिटल, उसमें साइन लगा देते हैं, प्लस साइन लगा दिया, पी ऑर्बिटल बनाया तो प्लस माइनस लगा दिया, या फिर माइनस प्लस बना दिया, और एस ऑर्बिटल बनाया या तो प्लस साइन बनाया या फिर माइनस साइन बनाया, और डी ऑर्बिटल बनाया तो प्लस प्लस माइनस माइनस। ये साइन क्यों बनाते हैं हम लोग ऑर्बिटल्स में? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, व्हाई वी आर पुटिंग द साइन प्लस एंड माइनस इनसाइड द ऑर्बिटल। मैंने पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बताते हैं, मतलब एक क्लॉकवाइज रहेगा तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। दूसरा क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। अच्छा, और कोई आंसर? और कोई आंसर? Why we are putting the plus or minus sign here inside the orbital? मैम बॉन्ड की पोलैरिटी बताने के लिए। देखिए क्या होता है, आप लोगों को अभी हम एक चीज और पढ़ाएंगे, ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब कि वे, जिसमें हम ये मानते हैं कि इलेक्ट्रॉन का नेचर कैसा होता है, पार्टिकल एज वेल एज वेव नेचर, दोनों होता है। ठीक है, पार्टिकल का भी नेचर होता है और वेव नेचर, जैसे लाइट होता है तो वेव कैसे चलती है, ऐसे चलती है वेव, है ना। तो इलेक्ट्रॉन भी ऐसे वेव के फॉर्म में चलता है। तो ये ऊपर वाली फेज कहलाती है प्लस फेज, ये माइनस फेज, प्लस फेज, ये माइनस फेज। तो ये जो साइन आप देख रहे हो ना प्लस और माइनस, ये क्या बता रहा है कि ये प्लस फेज में था और ये माइनस फेज में आ गया। एक्चुअली में कोई वाकई में ऑर्बिटल का कोई शेप नहीं है कि डंबल है, डबल डंबल है, ये तो हमारा ही एजम्पशन होता है बच्चों, है ना। तो ये क्या बता रहा है कि यहाँ पर प्लस फेज में था, यहाँ पे माइनस फेज में आया, तो हमने ऐसे करके शेप बना दिया कि चलो इसका शेप कैसा बना दिया, डम्बल शेप बना दिया। इसका मतलब ये जो प्लस और माइनस साइन जो बता रहा है वो क्या बता रहा है, इट शोज द वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन वेदर इट इज इन प्लस फेज और इट इज इन माइनस फेज। माइनस फेज में है कि प्लस फेज में, इट्स नॉट अ चार्ज। कई बच्चे कह देते हैं मैम चार्ज है, चार्ज क्यों, इलेक्ट्रॉन पर तो चार्ज हमेशा नेगेटिव ही होता है, पॉजिटिव कहां से आ गया। ठीक है, तो ये जो प्लस और माइनस साइन क्या है बच्चों, इट शोज द वेव नेचर और वेव फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, वेव नेचर प्लस है कि माइनस फेज पे है। इज इट क्लियर? ठीक है,
तो ये हो गए हमारे पास एस और पी डी के शेप्स के बारे में। अब आते हैं हम लोग व्हाट इज सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स। व्हाट इज सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स। सिग्मा पाई बॉन्ड के बारे में कुछ डिस्कशन किया था हम लोगों ने, कुछ डिस्कशन किया था कि सिग्मा पाई बॉन्ड के लिए नहीं किया था। अच्छा, हम लोगों ने इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड तो डिस्कस करे थे, है ना। सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स क्या होते हैं? ये जैसे कोवेलेंट बॉन्ड में बच्चों क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है ना, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है। ये एक मेरा हाथ है, दूसरा हाथ है, सपोज करो ये मेरे हाथ में ये ऑर्बिटल्स हैं, ये ऑर्बिटल्स हैं, ये दोनों ऑर्बिटल्स हैं और इस पे मेरे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। हमें क्या करना है, इलेक्ट्रॉन को शेयर करना है। तो इलेक्ट्रॉन को शेयर करेंगे तो कौन सा बॉन्ड बनेगा, कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, ठीक है। ये हाथ ऐसे भी शेयर हो सकता है और ये हाथ ऐसे भी शेयर हो सकता है। शेयरिंग तो हो रही है, बन तो कोवेलेंट बॉन्ड ही रहा है, मगर किस तरीके से बन रहा है। अगर ऐसे मैंने शेयरिंग करी हाथों की तो इसको बोलते हैं हेड एंड ओवरलैपिंग, इसको बोलते हैं हेड एंड ओवरलैपिंग, तो इसको बोलेंगे सिग्मा बॉन्ड। अगर मैंने ऐसे शेयरिंग कर ली तो बनेगा पाई बॉन्ड। तो बन रहा है दोनों केस में क्या बन रहा है, कोवेलेंट बॉन्ड ही का फॉर्मेशन हो रहा है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही हो रही है, बट इट कैन बी in a headed overlapping, through a headed overlapping और through a lateral overlapping। अगर ऑर्बिटल्स आपस में हेडेड ओवरलैप करते हैं तो उसको बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड, और अगर ऑर्बिटल्स आपस में लेटरल ओवरलैपिंग करते हैं उसको बोलते हैं पाई बॉन्ड, ठीक है। तो कभी कभी स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन अराइज करते हैं कि मैम ये आप सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड अलग क्यों है, और ये कोवेलेंट बॉन्ड, इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड ये अलग क्यों है। भाई सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड क्या है, ये तो तरीका बता रहा है कि आपका चाहे कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है चाहे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है, तो आपकी ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग किस तरीके से होगी, सिर्फ वो ओवरलैपिंग बता रहा है। सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड क्या बता रहा है कि किस तरीके से ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग होगी, ठीक है। और जबकि इलेक्ट्रोवेलेंट, कोवेलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बता रहा है कि कैसे, किस तरीके से कोई एटम या कोई मॉलिक्यूल अपना ऑक्टेट कंप्लीट करता है, और उस ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए वो किस तरीके से एटम या मॉलिक्यूल से आपस में शेयरिंग करता है, या गिव एंड टेक करता है, या इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग करता है, ठीक है। तो मैंने क्या बताया कि मेरे इस हाथ से कोई इलेक्ट्रॉन देने थे, तो इलेक्ट्रॉन देने के दो तरीके हैं, या तो हम ऐसे इलेक्ट्रॉन दे दें चाहे हम ऐसे इलेक्ट्रॉन दे दें। तो ये मेरे हाथ क्या थे, मैंने बताया ऑर्बिटल्स थे। तो वैसे ही ऑर्बिटल किस तरीके से आपस में ओवरलैपिंग करते हैं ये हमें पता चलता है सिग्मा और पाई बॉन्ड के थ्रू। तो अगर ऑर्बिटल्स कैसे ओवरलैपिंग कर रहे हैं, हेड हेड ओवरलैपिंग हो रही है, किसकी किसकी, सिग्मा, आपके ऑर्बिटल्स की हेडेड ओवरलैपिंग हो रही है तो बोलते हैं इसको सिग्मा बॉन्ड। किसकी ओवरलैपिंग हो रही है, ऑर्बिटल्स की। ऑर्बिटल्स कौन से होते हैं, ये आपके क्या होते हैं, एस ऑर्बिटल होता है ना, पी ऑर्बिटल होता है, डी ऑर्बिटल होता है। तो अगर हेडेड ओवरलैपिंग हो रही है ऑर्बिटल्स की, दैट विल बी अ सिग्मा बॉन्ड। आर यू गेटिंग, समझ में आ रहा बच्चों, आ रही बात समझ में? यस मैम। यस मैम। ओके, वेरी गुड। अभी क्योंकि मैं नाम स्क्रॉल करके पूछूंगी कि क्या समझ में आया, ठीक है। फिर आप अगर ऑर्बिटल्स जो होते हैं, अगर कैसे ओवरलैप कर रहे हैं, लेटरल ओवरलैप कर रहे हैं, लेटरल ओवरलैप कर रहे हैं, that will be a pi bond, that will be a pi bond। फिर the lateral overlapping occurs, that it will be a pi bond, ठीक है। इतना बात समझ में आए। अब बात आती है कि ये जो s ऑर्बिटल होता है ये कौन सा बॉन्ड बना सकता है, ये सिग्मा बॉन्ड बना सकता है या पी पाई बॉन्ड भी बना सकता है। आप खुद बताइए, अगर इफ यू आर हैविंग दिस ओनली s ऑर्बिटल, ये एक s ऑर्बिटल है, ये दूसरा s ऑर्बिटल है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन था, इसमें इलेक्ट्रॉन था, इन दोनों को आपस में शेयरिंग करनी है, कोवेलेंट बॉन्ड बनाना है। तो कैसे शेयरिंग करेंगे, हेडेड ओवरलैपिंग करेंगे कि लेटरल ओवरलैपिंग करेंगे? लेटरल में।
मैम ये स्फेरिकल है तो चाहे जो ओवरलैपिंग करेंगे साइड टू साइड ही माना जाएगा। बेटा साइड टू साइड कैसे, कोई भी लंबी चीज होती है ना तो उसे साइड टू साइड माना जाता है, कोई चीज लंबी है हेड ऐसे, टू हेड। तो उसमें हेड अब टू हेड। दो लंबी चीजें हैं तो अगर ऐसे कंबाइन कर रहे हैं तो बोल रहे हैं हम हेड हेड कर रहे हैं, और ऐसे कर रहे हैं तो बोल रहे हैं लेटरल कर रहे हैं। मगर ये तो क्या गोल है, स्फीयर है, तो स्फीयर जब आपस में मिलाओगे तो क्या होगा, हेड हेड ही तो मिलेंगे आपस में, है ना। लेटरल कैसे हो पाएगी, लेटरल पार्ट किसमें होता है, सिर्फ जो लंबी चीजें होती है उनमें होता है ना। तो जो स्फीयर है उसमें क्या होगा, ये जब ओवरलैप करेगा तो ये ऐसे ही करेगा, इसमें कुछ लंबाई तो है ही नहीं, लेंथ तो है नहीं, तो क्या हो गया, इसको बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड। इसलिए हमेशा एस ऑर्बिटल हमेशा हमेशा क्या बनाता है, सिग्मा बॉन्ड ही बनाता है, पाई बॉन्ड नहीं बना सकता। इज इट क्लियर? और अगर ये सपोज करो एस है और पी के साथ कंबाइन कर रहा है, तो पी के साथ भी कंबाइन अगर करेगा तो भी क्या होगा, ये दोनों के क्या हो गए, हेड हेड ही तो आपस में मिलेंगे, चाहे ऐसे मिलाओ और चाहे ऐसे मिलाओ, दोनों के हेड हेड ही तो आपस में मिल रहे हैं, हमेशा सिग्मा ही बॉन्ड बनेगा। तो एस ऑर्बिटल हमेशा ही हमेशा क्या बनाता है, सिग्मा ही बनाता है, कभी भी पाई नहीं बना सकता, क्योंकि उसमें वो स्फेरिकल शेप का है, स्फेयर है, गोल है, एकदम बॉल जैसा है। फिर आते हैं हम लोग अगर पी ऑर्बिटल्स की बात करें, है ना, पी ऑर्बिटल्स। तो पी ऑर्बिटल्स में क्या हो रहा है बच्चों, पी ऑर्बिटल में अगर जैसे मैंने ये दो बनाए, ये क्या है, ये है इसका हेड है, ये इसका हेड है, ये जब आपस में मिलेंगे तो कैसे बन जाएंगे, ये कौन सी ओवरलैपिंग हो रही है, सिग्मा बॉन्ड, कौन बन रहा है, सिग्मा बॉन्ड, ठीक है, दिस इज अ सिग्मा बॉन्ड। और ये क्या, अगर ये ऐसे आपस में आकर के मिलेंगे दैट विल बी अ पाई बॉन्ड। तो इसका मतलब लेटरल ओवरलैपिंग से क्या बन रहा है, सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, और हेडेड ओवरलैपिंग से क्या बन रहा है, हमारा सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। इज इट क्लियर? ठीक है। अब क्वेश्चन यहाँ पर अराइज ये होता है बच्चों कि वाई सिग्मा बॉन्ड्स आर स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड से स्ट्रॉन्ग क्यों है? मैम मोर एरिया ऑफ ओवरलैपिंग। Very good. More extent of overlapping is high in sigma bonds. What is the meaning of extent of overlapping? Means आप ऐसे देखिए कि जैसे मैंने कहा कि मेरे हाथ सपोज करो ऑर्बिटल्स थे, तो ये इसने इसको इलेक्ट्रॉन दिए, शेयर हुआ, और एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग दिस इज एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग इज वेरी हाई। बट अगर हम ऐसे देंगे तो क्या होगा, हल्की सी ओवरलैपिंग हो रही है, इसमें क्या हो रहा है, बहुत अच्छे से ओवरलैप हो रहा है, बहुत अच्छे से ओवरलैप होगा तो क्या होगा, वो मजबूत बॉन्ड बनेगा, है ना। यहाँ पर क्या होता है कि ये जो ओवरलैपिंग होती है ये बहुत ज्यादा होती है, और यहाँ पर क्या हो रहा है, हल्की हल्की सी ओवरलैपिंग है। तो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप, ये आप जो जो मैं पॉइंट्स बोलती हूँ कॉपी पेन लेके बैठा करो और लिखते रहा करो, है ना। The extent of overlapping is very high in sigma bond in comparison to the pi bond. So this is the reason why the sigma bonds are stronger than pi bond. ये तो फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट क्या होगा बताइए, क्यों पाई बॉन्ड वीक है या सिग्मा बॉन्ड क्यों स्ट्रॉन्ग है? दूसरा पॉइंट आता है बच्चों, फ्री रोटेशन इज पॉसिबल इन सिग्मा बॉन्ड। फ्री रोटेशन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्री रोटेशन? फ्री रोटेशन का मतलब कि सपोज करो ये हमारा एक पी ऑर्बिटल है, एक ये हमारा पी ऑर्बिटल है, ठीक है, ये आपस में हेडर ओवरलैपिंग कर रहे हैं और इन्होंने बॉन्ड बना लिया है, बॉन्ड बन गया। अभी फ्री रोटेशन का मतलब ये देखो, मैं पेन अगर इसको ऐसे ऐसे रोटेट कर रही हूँ तो क्या बॉन्ड कहीं ब्रेक हो रहा है, बताओ? ब्रेकिंग हो रही नहीं हो रही है, मतलब फ्री रोटेशन पॉसिबल है और बॉन्ड की ब्रेकिंग नहीं हो रही, ठीक। और अभी अगर ये ऐसे करके ओवरलैप कर रहे होते, दिस इज द लेटरल ओवरलैपिंग, दिस इज द पाई बॉन्ड। अब अगर इसको फ्री रोटेशन मतलब मैं बोलूं पॉसिबल है क्या, जैसे ही मैं रोटेट करूंगी तो क्या होगा, ये देखो
ब्रेक हो गया। जैसे मैंने रोटेट किया तो क्या हो गया, ये जहां पे शेयरिंग हो रही थी वो पार्ट ब्रेक हो गया। ये ऐसे था, तो ये सिग्मा बॉन्ड है, फ्री रोटेशन पॉसिबल है। यहाँ पर क्या है, दिस इज द पाई बॉन्ड, लेटरल ओवरलैपिंग हो रही है। जैसे ही मैंने इसको हटाना ऐसा करा तो क्या हो गया, टूट गया बॉन्ड। इसका मतलब फ्री रोटेशन इज नॉट पॉसिबल इन पाई बॉन्ड, बट इट कैन बी पॉसिबल इन सिग्मा बॉन्ड, है ना। हल्का सा भी रोटेशन करेंगे तो बॉन्ड टूट जाएगा, देयरफॉर इट इज अ वीक बॉन्ड। एंड और क्या हो सकता है बताइए, और क्या हो सकता है? सिग्मा बॉन्ड्स आर स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड। और किसी को कुछ पॉइंट्स मालूम है क्या? यस और नो? देखिए No, नेक्स्ट ma'am. पॉइंट। हाँ तो फोर्स हाँ, बोलिए क्या बता रहे बच्चा? दिस इज force of सत्यम। Yes. attraction between nucleus and s orbitals is less than that of p orbital. No, but I'm not asking about the S or P. I'm asking about the sigma and the pi. I'm asking the difference between the sigma and the pi bonds. है ना, आप एस और पी बता रहे हैं, एस और पी की बात नहीं कर रही हूँ मैं, बात कर रही हूँ सिग्मा और पाई में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो अभी अब देखो क्या है कि चार्ज डेंसिटी किसमें ज्यादा होगी, सिग्मा बॉन्ड में कि पाई बॉन्ड में? डेंसिटी का मतलब क्या होता है, एक जगह पर सब इकट्ठे होंगे। तो यहाँ पर क्या है, Sigma, ma'am. हाँ सारा चार्ज क्या है, सब एक जगह पर इकट्ठा है, तो चार्ज डेंसिटी इज हाई इन सिग्मा बॉन्ड। बट इन द पाई बॉन्ड तो क्या हो रहा है, चार्ज डेंसिटी टू पार्ट्स में डिवाइड हो गई ना, डिवाइड हो गई तो चीज वीक हो गई। आपको पता है कि जब कोई चीज इकट्ठी रहती है तो स्ट्रॉन्ग रहती है, डिवीजन जहां पर हो गया, डिवाइड जहां पर हो गया, वो वहां पर वीक हो गया। ठीक है, तो क्या हो गया, ये वीक हो गया ये पाई बॉन्ड। ठीक है, दीज आर द मेन पॉइंट्स व्हाई द सिग्मा बॉन्ड्स आर स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड। ये सब चीजें मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि जब बाद में अभी हम लोग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ेंगे तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में सब चीजें आएंगी, सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड के बारे में आएगा। तो अगर आपको नहीं पता होगा तो आप वहां पर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो हम लोगों ने पढ़ा कि एस ऑर्बिटल सिग्मा बनाता है और जो पी ऑर्बिटल है वो दोनों बना सकता है, सिग्मा या पाई। ठीक है, और हम लोगों ने क्या पढ़ा, कि इनमें जो प्लस और माइनस के जो हम लिखते हैं, साइन लिखते हैं, तो साइन का क्या मतलब होता है, ये दिखाता है हमको वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और अब दूसरी बात हम लोग क्या जानेंगे कि सपोज करो ये हमारे पास ये पी ऑर्बिटल्स हैं। ठीक है, ये पी ऑर्बिटल्स हैं, ये मैंने मान लिया, ये मेरी फिंगर को मैं मान रही हूँ कि ये हमारी जेड एक्सिस है, ये मैंने मान के चला ये जेड एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ठीक है, ये जेड है, एक्स है, वाई, ये मैंने माना। तो यहाँ पर जो लोब होगा वो पी जेड है, ये पी एक्स है और ये पी वाई है। तीनों पी ऑर्बिटल आपस में परपेंडिकुलर है, ये कोई एक एटम है उसके साथ है। ये दूसरा एटम आया, उसके साथ भी यही है कि ये वाली फिंगर मैंने क्या मानी, पी जेड है, ये पी एक्स है, ये पी वाई है। ठीक है, तीनों आपस में परपेंडिकुलर है, ये एक एटम के पी ऑर्बिटल्स हैं, दूसरे एटम के पी ऑर्बिटल्स हैं। अब देखिए जब ये पास पास आएंगे तो सबसे पहले क्या बन रहा है, यहाँ पर ये कौन सा बॉन्ड बन रहा है, ये सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। तो पहला बॉन्ड तो हमारा है सिग्मा बॉन्ड बन गया। बाकी ये वाली फिंगर कैसे आपस में ओवरलैपिंग करेंगी, और ये वाले थंब आपस में कैसे ओवरलैपिंग करेंगे, साइड वाइज। साइड या फिर लेटरल ओवरलैपिंग ना। तो इसका मतलब अगर ये पी ऑर्बिटल हमारे पास मौजूद है तीनों, तो सिर्फ फर्स्ट बॉन्ड हमारा सिग्मा बन सकता है, बाकी दोनों कैसे बनेंगे, पाई बनेंगे। ठीक है, इसीलिए हम ये कहते हैं कि जब हम बनाते हैं, सपोज करो हम लोगों ने ये एसिटिलीन सपोज करो लिखा हुआ है। ठीक है, तो जो फर्स्ट बॉन्ड बनेगा ये तो सिग्मा बनेगा, बाकी ये दोनों कैसे बनेंगे, पाई बनेंगे। तो क्यों दोनों पाई बना रहे हैं, ये भी तो हम लोग रटते थे कि भाई पाई बना रहे हैं, क्यों पाई बना रहे हैं, क्योंकि ये सपोज करो कार्बन है, कार्बन के पीजेड पी एक्स पी वाई। ठीक है,
ये दूसरा कार्बन आया, उसमें भी पीजेड, पीएक्स, पीवाई। तो ये जो मॉलिक्यूलर, इसको मैंने माना ये मॉलिक्यूलर एक्सिस है। मॉलिक्यूलर एक्सिस को मैंने माना कि जेड एक्सिस इज अ मॉलिक्यूलर एक्सिस। तो जिस एक्सिस पर सिग्मा बॉन्ड बनता है उसको बोलते हैं हम लोग मॉलिक्यूलर एक्सिस। तो ये हमारा क्या बन गया, सिग्मा बॉन्ड बन गया। तो किसने बनाया, पीजेड, पीजेड ने बनाया। तो बाकी पीएक्स पीएक्स और पीवाई पीवाई क्या बनाएंगे, पाई बॉन्ड बनाएंगे। इसका मतलब सिर्फ फर्स्ट बॉन्ड हमारा सिग्मा बनेगा, बाकी दोनों बॉन्ड कैसे बनेंगे, पाई बॉन्ड्स बनेंगे। इज इट क्लियर? ये बात समझ में आती है बच्चों? Why Yes, sir. is only sigma bond and the rest of the two bonds are pi bonds? ठीक है। अब इसके लिए देखो ये फर्स्ट बॉन्ड हो गया तो ये फिर से सिग्मा हो गया। फर्स्ट बॉन्ड हमेशा क्या होता है, सिग्मा ही होता है। वेट अ मिनट, आई एम तो चार्जिंग पे लगा दूं लैपटॉप को, अदरवाइज इट विल बी डिस्चार्ज्ड। चलिए, तो ये चीज क्लियर हो गई। सिग्मा बॉन्ड Yes, पाई ma'am. क्लियर हुए। मैम पी बॉन्ड में लेटरल रोटेशन होता है? लेटरल रोटेशन का मतलब क्या पूछना चाह रहे हैं? मतलब आप जैसे ये है तो ये रोटेशन, वही तो कह रहे हैं, कैसे पॉसिबल? अगर जैसे ही अगर रोटेशन करोगे तो बॉन्ड टूट जाएगा। यहाँ पर तो ओवरलैपिंग हो रही थी ना, वो ओवरलैपिंग खत्म हो जाएगी। और ऐसे क्या है, यहाँ पर आप ऐसे फ्री रोटेशन क्या है, पॉसिबल है, ओवरलैपिंग की ओवरलैपिंग भी और बॉन्ड भी बना देगा, ऐसे से रोटेट भी कर लेगा, है ना। तो आपका सिग्मा बॉन्ड में तो फ्री रोटेशन पॉसिबल है, मगर आप लेटरल बात कर रहे हो तो आप मतलब पाई बॉन्ड की बात कर रहे हो तो फिर फ्री रोटेशन पॉसिबल नहीं होगा। और कुछ पूछना है, कोई डाउट है इसमें आप लोगों के? तो हम मैम लोग बॉन्डिंग डिपेंड करती है कि एक्सिस ऑफ ओवरलैपिंग क्या है। पार्डन, क्या कह रहे बेटा? मैम जैसे डिपेंड करता है कि ओवरलैपिंग की एक्सिस ऑफ ओवरलैपिंग क्या है, जिस हिसाब से मैम सिग्मा और पाई होते हैं। देखिए ये बात तो प्रूफ है कि जो सिग्मा बॉन्ड है उसमें एक्सटेंड ऑफ ओवरलैपिंग ज्यादा होगी सिग्मा में, क्योंकि हेडेड ओवरलैपिंग हो रही है। तो हेडेड ओवरलैपिंग में क्या होगा, एक्सटेंड ऑफ ओवरलैपिंग ज्यादा ही होगी, है ना। मैम और जैसे हाँ, मैम पीएक्स, अगर मान लीजिए पीएक्स ऑर्बिटल है तो कब वो साइड टू साइड ओवरलैप होंगे और कब वो हेड टू हेड ओवरलैप करेंगे, डिपेंड करता है कि एक्सिस ऑफ ओवरलैपिंग क्या है। नहीं, देखिए यहाँ पर आपको सिर्फ ये समझना है कि ये जो हमारे ऑर्बिटल्स हैं बच्चों, है ना, जिसमें मैंने माना कि पीजेड है, ये पीएक्स पीवाई, आप ये कह दो कि नहीं मैम हम इसको पीएक्स मानेंगे, इसको पीवाई मानेंगे, इसको पीजेड मानेंगे, इट इज अप टू यू, बिकॉज ऑल द थ्री ऑर्बिटल्स आर सेम शेप एंड सेम एनर्जी। इनकी एनर्जी और जो शेप होती है सब सेम होती है, एक जैसी होती है, तो आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। मगर जब ये आया, जैसे ये आया, एक तीनों पी ऑर्बिटल्स आए, ये भी तीनों पी ऑर्बिटल्स आए, तो जिस एक्सिस ने आपस में हेडेड ओवरलैपिंग कर लिया उसको हमने मान लिया कि दैट इज अ मॉलिक्यूलर एक्सिस। और उसके बाद जो दोनों जो भी बचे, चाहे वो एक्स वाई बचे हों, चाहे वाई जेड बचे हों, जो भी बचे हों, वो आपस में पाई बॉन्ड बना लेंगे, क्योंकि इनमें तो लेटरल ओवरलैपिंग ही हो पाएगी, इसमें भी लेटरल ही हो पाएगी। इसी में से एक ऐसा है कि आपकी हेडेड ओवरलैपिंग पॉसिबल है। और आप ऐसे फिंगर्स रखे हो तो भी क्या होगा, सिर्फ इसमें क्या होगा, इस वाले में हेडेड ओवर हो जाएगी, बाकी जो हमारे फिंगर्स बचे उसमें क्या होगा, लेटरल ओवरलैपिंग ही पॉसिबल है। तो ये नहीं है, एक्सटेंड ओवरलैपिंग तो सिग्मा में ही ज्यादा होगी, है ना। मगर ये कि जब ऑर्बिटल्स पास पास आते हैं, जो भी ऑर्बिटल सिग्मा बॉन्ड बना देगा उसको बोलते हैं हम लोग मॉलिक्यूलर एक्सिस। थैंक यू। सत्यम, कुछ क्लियर हुआ? यस मैम। क्लियर हुआ। तो इसीलिए जब हम लोग पढ़ते हैं तो हम लोग एक एक्सिस को एक फिक्स मान लेते हैं कि जब जैसे मैं पढ़ाती हूँ तो मैं मान लेती हूँ कि पीजेड सिग्मा बना रहा है।
आप ही कह सकते हो कि नहीं मैम हम तो बोलेंगे पी एक्स सिग्मा बना देते, वो आपके पर है, तो बाकी वाई और जेड पाई बना देंगे। ठीक है, तो ये जो बहुत इंपॉर्टेंट बात मैंने इसलिए बताई आप लोगों को कि अभी जब आप लोग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम पढ़ोगे ना, इसी चैप्टर में आएगा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज वहां पर हम यूज करेंगे। आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी आएगी। ठीक है, इतना समझ में आ गया? तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया? ऑर्बिटल्स की शेप के बारे में पढ़ लिया। आप सब कॉपी पे नोट करते जा रहे हो ना, जो जो सब पढ़ते जा रहे हैं चीजें, है ना? और ये सब चीजें हाँ इंटर की बुक्स में भी दे रखी होंगी, और जो मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ उसको बिल्कुल नोट करते जाओ, क्योंकि जब क्वेश्चन पेपर आता है तो रीजनिंग बेस्ड भी आ सकता है कि भी रीजन, तो अगर आपको चीजें समझ में आई होंगी तभी आप आंसर कर सकते हो। ठीक है, तो हम लोगों ने ये पढ़ लिया। अच्छा, उसके बाद हम लोगों का एक टर्म आता है, ये ठीक है, ये हम लोगों ने पढ़े। उसके बाद हम लोगों के पास आते हैं बॉन्डिंग्स की, हम लोग बात कर रहे थे, तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़े थे? आयनिक बॉन्डिंग्स पढ़े थे, है ना? और मतलब वही इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड पढ़े थे, कोवैलेंट बॉन्ड पढ़े थे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड पढ़े थे। उसके बाद हम लोगों ने थोड़ा सा मेटालिक बॉन्ड को भी डिस्कस किया था। मेटालिक बॉन्ड को ज्यादा डिस्कस नहीं किया, तो वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, जब हम लोग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ लेंगे तब हम लोग करेंगे डिस्कस। तो मेटालिक बॉन्ड में हम लोगों ने इतना जान लिया था कि भी हम उसकी जो फर्स्ट थ्योरी जो थी इलेक्ट्रॉन की थ्योरी, और उसमें क्या हो रहा था कि metals are being highly electropositive in nature. They can remove extra electron from their outermost orbits, है ना? जो एटम्स होते हैं, जो मेटल्स होते हैं, वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, और अपने बाहर वाली शेल से एक इलेक्ट्रॉन बाहर ये दे देते हैं, और बाहर देने से क्या हो जाता है, उनका जो कोर जो पार्ट बचता है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है, और जो बाहर इलेक्ट्रॉन्स वो निकाल देते हैं, दे आर एक्टिंग एज अ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, है ना? और वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे थे? लगातार पॉजिटिव पार्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे थे। जब चारों तरफ से सारे इलेक्ट्रॉन एक क्या करेगा? मेटल आयन को अट्रैक्ट करेगा, तो मेटल आयन अपनी जगह से मूव नहीं कर पा रहा था। ये लास्ट टर्म पे हम लोगों ने पढ़ा था, कुछ याद है? जी है ना, याद है ना कि हम लोगों ने लास्ट टर्म पे, जस्ट मिनट, ये पढ़ा था कि M प्लस बन गया था, और चारों तरफ से जो इलेक्ट्रॉन थे, जो इलेक्ट्रॉन का जो C बन गया था, वो सब इलेक्ट्रॉन्स उसको अपनी तरफ ये पुल कर रहे थे, और पुल करने की वजह से क्या हो रहा था कि जो M प्लस था वो अपनी जगह से कहीं पर भी हिल नहीं पा रहा था। जब हिल नहीं पाएगा तो क्या होगा? अपनी जगह पर फिक्स हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा, तो यही एक तरीके से क्या हो गया, यहाँ पर बॉन्डिंग हो गई। बॉन्डिंग में क्या हो रहा है कि वो अपनी जगह अगर फिक्स नहीं हो पाता तो क्या होता है? गैसियस स्टेट में घूमता रहता। तो यहाँ पर मेटल एटम जो है या मेटल जो है वो कैसे आपस में सब बाइंड कैसे हो गए? इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन के थ्रू इलेक्ट्रॉन्स को M प्लस के बीच में लग रहा था। तो ये हमारे इलेक्ट्रॉन की थ्योरी थी, और जिसमें हम लोगों ने ये भी जान लिया था कि वाई metals are good conductor of heat electricity. Why? Because in this theory, according to this theory, they are having number of free electrons. So free electrons हैं इनके पास, इसकी वजह से क्या हो रहा है कि they can act as a conductor. ये कंडक्टिविटी के लिए बच्चों क्या चीज जरूरी है? चार्ज पार्टिकल का होना बहुत जरूरी है। कोई भी फ्री चार्ज पार्टिकल का होना जरूरी है। फ्री चार्ज पार्टिकल अगर कहीं पर होगा तभी उसके कोई भी मटेरियल के अंदर कंडक्टिविटी आती है। इतनी बात समझ में आ गई? यस मैम। तो ये हम लोगों ने लास्ट टर्म पे मेटालिक बॉन्ड्स के बारे में पढ़ा था। एक बॉन्ड और आता है, इसको बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में कुछ जानते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में जानते हैं? जानते हैं? कभी नाम सुना है हाइड्रोजन बॉन्ड का? मैम जब हाइड्रोजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन और फ्लोरीन से जुड़ता है तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनता नो 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 नो। और कोई? ब्रजेश कुमार, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में जानते हैं? मैम बस इतना पता है, बहुत बिग बॉन्ड होता है। बिग बॉन्ड होता है, अच्छा। कीर्ति, कीर्ति हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में? यस।
बताइए, कुछ आइडिया है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में? सुना है? ठीक है, वी विल स्टार्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगर उससे पहले होमवर्क आप लोगों का है जो वो नोट कर लें कि आज आपको क्या पढ़ना है, क्योंकि नेक्स्ट टर्न पे फिर हम लोग वो पढ़ेंगे। अभी तो हम लोग समझने वाला सारा पार्ट कर रहे हैं, ठीक है, मगर आप जो केमिस्ट्री में जो आपके कोर्स में भी है ना, नीड फॉर वेव मैकेनिकल पिक्चर ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर, ये आपके अगर आप यूनिट 1 को देखेंगे एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में, नीड फॉर वेव मैकेनिकल पिक्चर ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड डी ब्रॉगली कॉन्सेप्ट ऑफ मैटर वेव, ये जो पार्ट है ये भी आपके इंटर के बुक में है, हम लोग नेक्स्ट टर्न पर डिस्कस करेंगे, मगर ये आप लोग अपने बुक से भी एक बार पढ़ के रखिएगा। एक बार पढ़ के रखने से बच्चों क्या होता है, जब आप पढ़ते हो तो आपके पास क्वेश्चंस भी होते हैं पूछने के लिए और आपको अच्छे से समझ में भी आता है, ठीक है। एक बार रिपीट कर दीजिए मैम। जो आप लोगों को मैंने सिलेबस बच्चों शेयर करा है ना, तो सिलेबस में फर्स्ट यूनिट जो आपकी एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स है, उसमें जो फर्स्ट लाइन फर्स्ट पार्ट जो लिखा हुआ है क्या है, नीड फॉर वेव मैकेनिकल पिक्चर ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर, नीड फॉर वेव मैकेनिकल पिक्चर ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर। वही वेव मैकेनिकल पिक्चर जो भी मैंने आपको बताया ना कि इलेक्ट्रॉन का नेचर कैसा होता है, वेव नेचर होता है, वेव नेचर एज वेल एज पार्टिकल नेचर, ड्वेल नेचर जिसको बोलते हैं ना, तो ये इसी के बारे में यहाँ पर है। और एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड डी ब्रॉगली कॉन्सेप्ट, डी ब्रॉगली कॉन्सेप्ट, डी ब्रॉगली का क्या कॉन्सेप्ट है, ये बहुत छोटा सा ही है, तो नेक्स्ट टर्न में हम लोग उसको डिस्कस करेंगे, बट ये आपको मैंने बता इसलिए दिया ताकि आप लोग उसको थोड़ा सा पढ़ करके रखेंगे भी, ठीक है। तो चलिए अब हम आपको हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में कुछ बताएं। ओके, हाइड्रोजन बॉन्ड, अब हाइड्रोजन बॉन्ड बेटा क्या होता है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए दो चीजें जरूरी है, हाइड्रोजन का होना और हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का होना। क्या जरूरी है, हाइड्रोजन एंड हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, टू थिंग्स आर रिक्वायर्ड इन मेकिंग हाइड्रोजन बॉन्ड। अब हाइड्रोजन बॉन्ड की नेसेसिटी कहां पर आ गई, क्या हो गया, जैसे अभी क्या हम लोगों ने कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ा था, एटम्स के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बन रहे थे, या एटम्स के बीच में इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड बन रहे थे, Na+ और Cl- के बीच में बना था, है ना। अगर हम H2O की बात करें तो H2O में क्या हो रहा है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग थे, मगर कोवेलेंट बॉन्डिंग वहां पर हो गई और कोवेलेंट बॉन्ड बना करके ये दिख रहा है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन क्या कर रहे हैं, आपस में कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे हैं। तो ये तो कोवेलेंट बॉन्डिंग थी कि भाई एटम्स के बीच में कैसे आपस में बॉन्डिंग हो रही है, बॉन्डिंग हो गई, बंध गए, अपनी जगह पर आ गए, ठीक है। अब अगर मैं ये कहूं कि ठीक है H2O का जो हमारा जो मॉलिक्यूल है उसमें कोवेलेंट बॉन्डिंग हो गई, तो सिर्फ एक मॉलिक्यूल के अंदर हुई, ऐसे ढेर सारे हजारों लाखों H2O के मॉलिक्यूल्स होंगे। जब वाटर पीते हैं, हमने लिक्विड लेते हैं, पीते हैं, पानी पीते हैं, उसमें क्या होंगे, हजारों लाखों करोड़ों वाटर के मॉलिक्यूल्स होंगे, है ना। तो वो वाटर के मॉलिक्यूल आपस में कैसे बंधे हुए हैं, अगर नहीं बंधे हुए हैं तब तो गैसियस स्टेट में रहना चाहिए, गैसियस मतलब कि वेपर स्टेट में रहना चाहिए वाटर को, मगर क्योंकि हमको लिक्विड फॉर्म में दिखाई दे रहा है, क्योंकि हमको आइस फॉर्म में दिखाई दे रहा है, इसका मतलब जरूर से H2O के जो मॉलिक्यूल्स हैं ये आपस में भी किसी बॉन्ड से बंधे हुए होंगे। जब कहीं बाइंडिंग फोर्स काम करेगा, कहीं कुछ लोग आपस में बंधेंगे, तभी तो कोई चीज स्ट्रक्चर बन के तैयार होगा। सब अलग अलग रहेंगे तो क्या होगा, सब गैसियस स्टेट में चेंज होंगे। तो अभी क्या हुआ, हमारे पास ऑक्सीजन आया और हाइड्रोजन आया, एक ऑक्सीजन आया, दो हाइड्रोजन आ गए, दो तीनों आपस में कोवेलेंट बॉन्ड से अटैच हो गए, लेकिन एक H2O का मॉलिक्यूल बन गया, ऐसे ढेर सारे H2O के मॉलिक्यूल बनते चले गए। अब ये मॉलिक्यूल्स आपस में कैसे अटैच हो रहे हैं, इस पे बात हुई। अब इस पे बात जब हुई तो साइंटिस्ट ने कहा कि भाई यहाँ तो कहीं आपस में ये मॉलिक्यूल कैसे अटैच होंगे, इनमें तो कोई और हमें फोर्स नहीं दिख रहा कि कैसे आपस में बाइंड होंगे, कोई इसमें कोवेलेंट बॉन्ड इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड तो बनेंगे नहीं।
तो ये आपस में मॉलिक्यूल्स कैसे आपस में बंधे हुए हैं, तो उसके लिए कई सारे हम लोगों ने फिर फोर्सेस के बारे में पढ़ा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में पढ़ा, मेटालिक बॉन्ड्स के बारे में पढ़ा, हम लोगों ने वीक वॉन्डरवॉल फोर्सेस के बारे में पढ़ा। इसके भी बारे में आगे डिस्कस करेंगे, वीक वॉन्डरवॉल फोर्सेस के बारे में। तो फिलहाल तो साइंटिस्ट ने फिर ये बताया कि जरूर से जो वाटर के जैसे मॉलिक्यूल्स हैं, ऐसे मॉलिक्यूल्स जिसमें कि हाइड्रोजन भी है, ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट भी है, वो मॉलिक्यूल्स आपस में इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन के थ्रू अटैच होंगे और उस बॉन्ड को हम बोलेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या बोलेंगे? हाइड्रोजन बॉन्ड। अब ये कैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन यहाँ पर काम करेगा, ये जल्दी से देखते हैं। कुछ समझ में आता है तुम लोगों को? केमिस्ट्री समझ में आ रही है कि सब बस मोबाइल ऑन करके बैठे हो? आ रही है। पूरा आ रही है। ये H2O का मॉलिक्यूल है। पहले क्या थे? एटम से। ये ऑक्सीजन का एटम था, ये हाइड्रोजन का एटम था, ये भी हाइड्रोजन का एटम था। ठीक है, ये सब आपस में कैसे अटैच हो गए? कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू बंध गए। ये बाइंडिंग फोर्स यहाँ पर क्या काम कर रहा है? कोवलेंट बॉन्डिंग। ठीक है, ये आपस में बंध गए। अब क्या होगा? ऐसे ढेर सारे हमारे पास H2O के मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, ये सब अलग अलग हैं, दूर दूर हैं। अब ये सब आपस में कैसे आपस में बाइंड हो जाएं जिससे कि ये लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाए? अगर लिक्विड में नहीं चेंज होंगे तो गैसियस स्टेट में दूर दूर रहेंगे। अब क्या होता है, जब ये कोवलेंट बॉन्ड बनते हैं बच्चों, तो क्या होता है, ये ऑक्सीजन क्या है? हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर है। हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर। हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? What is the meaning of electronegativity? मैम इलेक्ट्रॉन आसानी से दे सकते हैं। इलेक्ट्रॉन्स को दे सकते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब मैम इलेक्ट्रॉन्स को लेने रखने की कैपेसिटी ले सकते हैं। जब इलेक्ट्रॉन मैम इलेक्ट्रॉन टू इटसेल्फ। ठीक बता रहे, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट shared pair of electron towards itself is known as electronegativity. टेंडेंसी क्या हो रहा है? कोवलेंट बॉन्ड में बच्चों क्या होता है? शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की। ऑक्सीजन का एक इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर कर रहे हैं। मगर ऑक्सीजन क्या करता है? शेयरिंग तो हो रही है, कायदे से क्या होना चाहिए? जब शेयरिंग होती है दो लोगों के बीच में तो बराबरी से होनी चाहिए ना, कि आप सपोज करो एक रोटी आप लाए, एक रोटी हम लाए, हम दोनों आपस में शेयर कर रहे हैं तो बराबरी से शेयर करेंगे ना। मगर ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसको कहते हैं, ऐसा एटम जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो उसको अपनी ओर ज्यादा खींचे। हम और आप बैठ के रोटी खा रहे हो और हम दोनों शेयर कर रहे हैं और रोटी मगर हमने अपनी तरफ ज्यादा खींच रखी है, तो आप क्या कहोगे? मैम आप बहुत ग्रीडी हैं, है ना। हम नॉर्मल लैंग्वेज में हम लोग एक दूसरे को बोलेंगे भाई तुम बड़े ग्रीडी हो कि तुम अपना रोटी हम लोग शेयर कर रहे हो, तुम अपनी तरफ खींच के बैठे हो ना। सेम में ऑक्सीजन इज अ ग्रीडी। ग्रीडी मतलब कि इलेक्ट्रॉन जो शेयर कर रहा है उसको अपनी ओर खींचे रखता है। शेयरिंग तो कर रहा है मगर थोड़ा ये कैसा होता है ना, मजबूत है ऑक्सीजन, कि हाइड्रोजन थोड़ा ज्यादा वीक पड़ रहा है, उसे अपनी ओर इलेक्ट्रॉन को खींचे हुआ है। इधर से भी यही कर रहा है, अपनी ओर खींचे हुआ है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन को बिल्कुल अपनी तरफ ले नहीं रहा है, सिर्फ अट्रैक्ट कर रहा है। इसका डेफिनेशन में क्या होता है? टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ इज नोन एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इस केस में ऑक्सीजन के ऊपर हल्की सी माइनस की पोलैरिटी डेवलप हो जाएगी और हाइड्रोजन पर हल्की सी प्लस की पोलैरिटी डेवलप हो जाएगी। प्लस की पोलैरिटी क्यों डेवलप हो गई? क्योंकि ये क्या कर रहा है, इसके पर पॉजिटिव, इसके पास इलेक्ट्रॉन हल्का सा ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो गया तो प्लस की पोलैरिटी। और क्योंकि बहुत ही हल्का सा ही डेवलप हुआ है इसलिए हम यहाँ पर डेल्टा साइन बच्चों यहाँ पे पुट कर रहे हैं। डेल्टा साइन का मतलब क्या हो गया कि बहुत हल्की सी पोलैरिटी यहाँ पर डेवलप हो रही है। ठीक है, तो अब ऐसे ही इसके साथ भी होगा। इसके ऊपर क्या होगा? माइनस डेल्टा और इसके ऊपर प्लस प्लस डेल्टा।
इसके पास माइनस डेल्टा, इसके ऊपर प्लस डेल्टा डेवलप हो जाएगा। ठीक है, इसके पास माइनस डेल्टा और प्लस डेल्टा। ठीक है, तो अब क्या हो गया, जब ये मॉलिक्यूल्स पास पास आए, अब इनके बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर सकता है? काम कर सकता है? यस मैम, यस हाँ? मैम, यस मैम। कैसे करेगा? अब कैसे करेगा? आप इसका जो प्लस है इसके माइनस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, इसका प्लस इसके माइनस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, इसका प्लस इसके माइनस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, इसका प्लस इसके माइनस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। इन दिस वे क्या हो जाएगा, ये सब आपस में बंध जाएंगे। बंध गए ये, अभी कोई बाइंडिंग फोर्स यहाँ पर काम करने लग गया। अब क्या होगा, जब बंध गए तो अब क्या हो गया, ये जो H2O के मॉलिक्यूल्स है किस में चेंज हो गए, लिक्विड स्टेट में चेंज हो गए। लिक्विड में क्या होता है, मॉलिक्यूल पास पास होते हैं ना, गैसेस में दूर दूर होते हैं, और सॉलिड में और भी पास पास होते हैं, है ना। तो अब क्या हो गया, ये हमारा स्ट्रक्चर बन गया, और इस बॉन्डिंग को हम लोग बोलते हैं, ये जो हमारी डॉटेड डॉटेड लाइन से बना रहे हैं ना, इसको बोलते हैं हम लोग हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए बच्चों क्या चीज जरूरी है, हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए दो चीजें सबसे जरूरी है, एक तो हाइड्रोजन का होना, और दूसरी चीज क्या होना जरूरी है, हाँ, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का होना बहुत जरूरी है। अगर ये दोनों चीजें हैं हमारे पास तभी हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। और यही रीजन है कि क्वेश्चन ये पूछते हैं एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको एग्जाम का है कि H2O is in liquid state while H2S is in gaseous state. Why? H2O जो होता है वो तो लिक्विड में होता है, और H2S कैसे होता है, आपका गैसियस स्टेट में होता है, क्यों बताओ? हाइड्रोजन मैम एस जो है वो मैम ऐसा नहीं है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो मैम उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग इतनी स्ट्रांग नहीं होती है, इसलिए मैम वो गैसीय स्टेट में होता है। हाँ, और कोई? मैम H2 has intermolecular hydrogen bonding whether H2S has not. हाँ, why? What is the reason? मैम एस इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है हाईली। हाँ, वेरी गुड, क्योंकि बिकॉज ऑक्सीजन बीइंग हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर, इट कैन फॉर्म द हाइड्रोजन बॉन्ड, बट सल्फर कांट। सल्फर क्या होता है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत हाई नहीं होती है। अगर पीरियोडिक टेबल हम देखें तो ऑक्सीजन के नीचे सल्फर होता है ना, और ऊपर से नीचे आने पर क्या होता है, पीरियोडिक टेबल में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती जाती है। तो सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से कम होती है। पीरियोडिक टेबल आपने पढ़ी इंटर में, है ना, आपने देखा कि ऊपर से नीचे आने पर क्या होता है, पीरियोडिक टेबल में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। तो सल्फर की नेगेटिविटी कम है, तो सल्फर की जब कम है तो वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बना पाएगा। जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बना पाएगा तो मॉलिक्यूल दूर दूर रहेंगे। जब दूर दूर रहेंगे तो क्या मतलब, वो गैसियस स्टेट में ही रहेगा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जामिनेशन, व्हाई H2O is in liquid state while H2S is in gaseous state। तो आप आज एग्जाम में अगर आता है क्वेश्चन तो आपको ऐसे H2O का स्ट्रक्चर बना के दिखाना पड़ेगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग के साथ, तो दिखाओगे ये लिक्विड में। और अगर H2S आ जाएगा तो H2S पे लिख दोगे नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बिकॉज सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत हाई नहीं होती। आई बात समझ में? ऐसे इससे बहुत से इससे रिलेटेड क्वेश्चन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक होता है, इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन पूछते हैं कि आइस फ्लोट्स ऑन वाटर, व्हाई, या व्हाई द डेंसिटी ऑफ आइस इज लेस देन वाटर, डेंसिटी लेस है तभी फ्लोट करता है। तो ये सब क्वेश्चन भी आते हैं, सब हम लोग नेक्स्ट टर्म पे इसको हम लोग पढ़ेंगे। अभी जितना पढ़ाया समझ में आ गया बच्चों? यस मैम, यस समझ में आ गया? ठीक है, चलिए बहुत अच्छे से पढ़ते रहिए। जितनी चीजें पढ़ा रही हूँ आपकी जो इंटर के बुक्स है जरूर आप लेते रहिए, क्योंकि जितना भी मैंने पढ़ाया वो सब आपके इंटर में पढ़ रखा था, ये वही सब चीजें हैं। ठीक है, बाकी जब क्लास में अभी पढ़ाती हूँ तो उसको अच्छे से नोट जरूर करिए आप लोग। ओके क्लास, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू। ओके ओके मैम, चंदन पटेल नहीं है? हाँ, कुछ पूछ रहे बेटा? मैम चंदन नहीं प्रेजेंट है तो स्क्रीन वो शेयर कर दिया है अटेंडेंस ग्रुप में। हाँ, कब शेयर करो? अभी क्या करो, 12:55 के बाद ही शेयर करा करो, है ना। 12